साथियों, जैसा कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उस भारत के भूगोल में हमने पिछले वीडियोज़ में जो है वो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, प्रमुख दर्रे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ये पूरा पढ़ लिया था हमने। और हमने जो है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हिमालय के तीनों भाग बढ़ लिए थे, जिसमें महान हिमालय, वृहत हिमालय, बीच का लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। और हमने ये जो देखा था कि जो शिवालिक हिमालय था वो अपना वो सबसे नीचे वाले चरण में यहाँ, फिर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ था। वो सारा कुछ अपन ने देख लिया था। आज का जो अपना विषय रहेगा वो रहेगा उत्तर के मैदान क्षेत्र, उत्तर के मैदानी क्षेत्र। इसको पढ़ने से पहले दो चीजें जो है वो अपने को समझ लेनी है कि ये दो प्लेटें थी, एक यूरेशियाई प्लेट और एक भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट। जब ये प्लेट आपस में टकराई तो ऐसा मानते हैं कि भारतीय प्लेट जो है वो अधिक भारी थी। ठीक, अधिक भारी होने के कारण ये जो है वो यूरेशियाई प्लेट के नीचे घुस गई। ठीक है ना, इसको ऊपर उठा दिया और इसमें जो है यहां एक 33 सागर था, उसमें वलन पड़े और उसे हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है। जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो मोटे मोटे रूप से हम देखें तो ये हिमालय पर्वत और ये भारतीय हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र रहा होगा। ठीक है। इसके बीच में एक बहुत गहरी खाई बन गई। क्या बनी? गहरी खाई बन गई। ये लास्ट वाला जो है वो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी और भारतीय प्रायद्वीप के बीच में एक गहरी खाई बन गई। अब इस खाई को जो है वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां थी, उन नदियों ने अपनी जलोढ़ मृदा से, किससे? मृदा से इस जो ये खाई थी, इस खाई को भर दिया। ठीक है। और इस खाई को भरने के परिणाम स्वरूप आपका जो है वो ये भारत अस्तित्व में आया। तो मोटा मोटा रूप से अपने को समझ में आ गया कि उत्तरी जो ये मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाई गई मृदा, गाद, अवसाद, इनके लगातार निक्षेपण से, निक्षेपण कहते हैं कि लगातार ये इस एरिया में मिट्टी और ये सब पटकती गई और धीरे 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 अवसाद जमते गए और इस मैदान का निर्माण हो गया। ठीक बात है। तो अपन देख लेते हैं। अब देखो, ये जो उत्तरी का मैदानी क्षेत्र है इसको अपन गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान भी कहते हैं। ठीक है। तो यहां देख लें अपन, ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। और ये आपका दक्कन का पठार। ठीक है। तो ये वाला जो भाग है अपना मैदानी क्षेत्र पूरा, या विंध्याचल और वो जो पहाड़ियां आ गई वो अपन दक्षिण के प्रायद्वीप में देखेंगे। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र ये अपना उत्तर का मैदान है। तो उत्तर के मैदान का जो विस्तार है ये आप नोट कर लें, इसका विस्तार
लगभग 3200 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 150 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है ना। और जैसा कि अपन ने पहले देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी, तो उत्तर का जो ये मैदान है, यहाँ क्या डाला इन्होंने, नदियों ने जलोढ़ मृदा का निक्षेपण किया, निक्षेपण। तो इसकी गहराई भी होगी, जिस गहराई को इन्होंने भरा है, तो वो जो गहराई है वो है लगभग 2000 मीटर, यानी समझ गए 2 किलोमीटर गहरा क्षेत्र था ये, जिसमें नदियों ने मृदा डाल डाल के, जलोढ़ मृदा डाल डाल के, और जो है आज का जो स्तर है वो प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि टेथिस जो भू सन्नति थी, ठीक है ना, एक शब्द आता है भूसन्नति। भूसन्नति एक सकरे और उथले भाग को कहा जाता है, ठीक है। एक जलीय क्षेत्र होता है, भूसन्नति एक जलीय क्षेत्र होता है, जल का क्षेत्र, जो कैसा होता है, संकरा और उथला, यानी ज़्यादा गहरा नहीं होता और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता सागर के। तो ऐसी भूसन्नति में वलन पड़ने से पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो पर्वत के सारे सारे खाई हो गई थी, और उसी खाई में मृदा भरने से इसके उत्तर के मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है अपने को ध्यान में अंबाला है पंजाब के पास, यहाँ जो है ये एक मुख्य जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा। अंबाला के पास मुख्य जल विभाजक रेखा है, जो नदियों को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। यह है पश्चिमी और यह है पूर्वी, यानी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां और ये है बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। तो उत्तरी मैदान समझ में आ गया। अब जो है प्रमुख 4 भागों में इसको अपन बांटते हैं, वो देख लेते हैं, उससे अपने और समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसका निर्माण कैसे हुआ। जो पहला है उसको अपन कहते हैं भाबर। भाबर, जैसे मैंने बताया था, ये शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, और ये अपना मैदान है, ये दक्षिण का प्रायद्वीप हुए। तो शिवालिक श्रेणी के सहारे सहारे, ठीक है, भाबर कहाँ है, ये शिवालिक श्रेणी की तलहटी में, तलहटी समझ गए आप, शिवालिक पर्वत के सहारे सहारे, ठीक है, पर्वत की तलहटी में सिंधु नदी से लेके कहां तक है, तीस्ता नदी तक, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर है, और ये किससे बना हुआ है, कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों से है। यहाँ क्या होता है, नदियाँ विलीन हो जाती है, मतलब यहाँ से हिमालय पर्वत से जो नदियाँ यहाँ निकल के आती है, वो इस तलहटी में छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर ऐसे हैं कि उन कंकड़ पत्थर की पारगम्यता के कारण, शब्द आता है पारगम्यता,
ठीक है। पारगम्यता के कारण क्या होता है कि वो जो नदियां हैं वो कंकड़ पत्थरों के नीचे चली जाती है, ठीक है, और इसलिए है हमारी दृष्टि में नहीं आती है। तो नदियां क्या हो जाती है, यहाँ विलीन हो जाती है। तो भाबर के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो शिवालिक श्रेणी की तलहटी में है, ठीक है, सिंधु से तिस्ता तक है, और ये जो है वो कंकड़ पत्थर से बना हुआ इलाका है, या नदियाँ विलीन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है दूसरा इलाका, उसको अपन कहते हैं तराई। आपने सुना होगा नेपाल की तराई और इस तरह के जो क्षेत्र है। तराई क्या होता है, ये भाबर के दक्षिण में स्थित है, भाबर के दक्षिण में स्थित प्रदेश है, ठीक है, एक चीज। दूसरी, इन क्षेत्रों की आर्द्रता ज्यादा होती है, यानी गीला, नमी ज्यादा होती है, इस कारण इन क्षेत्रों को दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। सॉरी, इन क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। यहां क्या होता है कि नदियां अपने को पुनः सतह पर दिखाई देती है, नदियां पुनः सतह पर दिखाई देती है। जो नदियां यहां शिवालिक श्रेणी के नीचे भाबर में जो नदियां लुप्त हो गई थी, वो अपने को वापस यहां तराई में दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन इनकी नदियों की गति कैसी होती है, धीमी गति, धीरे धीरे बहती है, ये दलदली क्षेत्र है ये। इस वजह से यहाँ क्या है, जैव विविधता सबसे अधिक है, आर्द्रता के कारण जैव विविधता यहाँ की सबसे अधिक है। तो अगर अपने को पूछे कि इनमें से किस क्षेत्र की जैव विविधता सबसे अधिक है, तो अपने को क्या कहना है, तराई एरिया जो है वहाँ जैव विविधता सबसे अधिक है। और मुख्यतः ये कौन सा क्षेत्र है, ये दलदल क्षेत्र है, एक चीज। दूसरा, भाबर के दक्षिण में है, आर्द्रता ज़्यादा होती है और नदियाँ यहाँ वापस सतह पर आ जाती है, ठीक है। तीसरा जो भाग है इसका, वो है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मैदानी भागों का उच्च भाग है, मैदानी भागों का उच्च भाग, उच्च भाग, जहां बाढ़ का पानी अभी तो नहीं पहुंचता, लेकिन पहले पहुंचता था। बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, नहीं पहुंच पाता है। और किससे निर्मित है ये, पुराने जलोढ़ से निर्मित है, ठीक है। पहले कभी जो है जलोढ़ क्षेत्र में यहां बाढ़ आया करती थी और उस जलोढ़ मृदा से इस प्रदेश का निर्माण हो गया, ठीक है ना। यहां भी ज्यादातर छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं और इस वजह से ये जो भूमि है ये असमतल भूमि है। कैसी भूमि है, असमतल भूमि है, और स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं भूड। क्या कहते हैं, भूड, ठीक है। ये नाम अपने को ध्यान में रखना है, स्थानीय भाषा में इसको भूड कहते हैं। नेक्स्ट, चौथा जो है वो है अपना खादर। खादर प्रदेश के बारे में अपन देखें तो ये है नवीन जलोढ़ से बना हुआ, नवीन जलोढ़ से बना हुआ प्रदेश है, ठीक है। और हर साल बाढ़ का पानी यहां पहुंचता है, ठीक है। और इसी कारण इस प्रदेश को कछारी प्रदेश भी कहते हैं, कछारी प्रदेश भी कहते हैं।
डेल्टाई भाग जो है वो भी इसी के भाग है। ठीक है ना, तो डेल्टा के प्रदेश भी है, खादर के ही भाग है। तो इस प्रकार इन 4 क्षेत्रों को, ठीक है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब यदि अपन इसका क्षेत्रीय विभाजन करें, 4 प्रकार अपन ने देख लिए, तो क्षेत्रीय विभाजन अपन इस प्रकार कर सकते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, एक जानवर की आकृति से लग रही होगी, पर जैसे ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। ये जो है ये आपका पंजाब का मैदान। ठीक है, या अपन ने को ध्यान में है कि कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे सतलज, रावी, व्यास। ठीक है, इसका मैदान है ये जो है वो है अपना ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, ये जो है ये आपका है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, ये बिहार का इलाका आ गया। ठीक है ना, और ये जो है ऊपरी गंगा के मैदान में अपने को ध्यान में है कि गंगा नदी जब यूपी में प्रवेश करती है, वहाँ से लेके जो बिहार बॉर्डर तक, ठीक है, या इलाहाबाद तक, मोटे रूप से इलाहाबाद तक का जो प्रदेश है वो ये है ऊपरी गंगा का प्रदेश। ये आपका पश्चिम बंगाल वाला भाग आ गया, ये है निम्न गंगा का मैदान। सॉरी, निम्न गंगा का मैदान। और ये है असम का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहलाता है, असम का मैदान। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप से ये जो है उत्तर भारत का मैदान, ये अपने को ध्यान में आ गया। अब इसके बाद उत्तर भारत के मैदान के बाद हम प्रायद्वीपीय भारत को देख लेते हैं। ठीक है, ये नक्शा आ गया अपना, एक बार इसको आप ढंग से देख लें, फिर अपन जो है प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें जो समझने जैसी चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं कि ये भारत का मूल भाग है जो अफ्रीका से अलग हुआ था। तो ये पहली चीज़ जो अपने को इसमें याद रखनी है वो है, ये है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे प्राचीन भाग, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है ये। तीसरी चीज, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है इसकी वो लगभग 600 से 900 मीटर तक है। कितनी? 600 से 900 मीटर तक। ठीक है, तो अब यदि इसकी सीमाओं का रेखांकन करें हम, तो इधर तो आ जाओ आप, अरावली पर्वतमाला।
ठीक है। अरावली, इधर आ जाओ आप, सॉरी, इधर आ जाएं आप, मेघालय की पहाड़ियां, मेघालय की पहाड़ियां, ठीक है। अब जो है ये राजमहल की पहाड़ियां है, यहां ये है गारो हिल्स जो है, इसको एक नाम दिया जाता है, ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को एक नाम दिया जाता है, वो है राजमहल गेप। क्या कहते हैं? गारो राजमहल गेप। गारो राजमहल गेप, इसका क्या मतलब है कि जैसा कि हमने देखा कि ये जो गारो की पहाड़ियां हैं ये है आपकी प्रायद्वीपीय भाग का भाग। तो जब भारतीय प्रायद्वीप यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो यहां जो है इस जगह एक घेप हो गया, यानी एक खड्डा हो गया, खाली जगह थी ये, और इस खाली जगह को वैसे ही नदियों ने जलोढ़ मृदा से भर दिया। तो अपने को ध्यान में ये डेल्टाई प्रदेश है, ये जो पूरा इलाका है ये खड्डा था, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी नदियों ने जलोढ़ से भरा है, जलोढ़ मृदा से इसको भरा गया, मृदा से इसको भर दिया गया, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय ढाल जो है वो अगर अपन देखें तो उत्तर पूर्व की ओर है। यदि यहां अपन एक छोटा सा वो बना ले दिशा सूचक, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व और ये आपका पश्चिम। ऊपर की तरफ देखें तो इसका जो ढाल है वो है इधर की तरफ, ये वाला। ये अपने को चंबल नदी जो है सॉरी, छोटी छोटी मिट्टी आगे दिखती, ये जो चंबल नदी है, सोन नदी है, सारी नदियां जो है अपने को ध्यान में है कि इधर ही गंगा और यमुना से मिलती है। तो इस वजह से इसका जो ऊपरी वाला ढाल इधर है और नीचे जो है वो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन नदियों को अपन देखते हैं तो अपने को पता है सारी नदियां जो है वो इधर ही जाती है। इसका मतलब नीचे की तरफ जो है दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये अपने समझ में आ गया। अब यहां जो है कुछ पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग में कुछ और पठारी भाग है जो अपने को देखना है। सबसे पहले आपको देखो ये बघेलखंड का पठार, ये रहा, ठीक है। ये बघेलखंड का पठार अपन ने देख लिया। ये जो बघेलखंड का पठार है ये एमपी में है, ये अपने को ध्यान में है, ठीक है। इसके बाद बघेलखंड के बाद आप देखें ये आपका महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। एक ये जो है आपका कर्नाटक का पठार, यहां जो है वो आपका तेलंगाना का पठार, ठीक है। और ये जो है आप देख रहे हैं इधर छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड में है, ठीक है ना। ये है आपका मालवा का पठार, ये एमपी में है, ठीक है। तो मोटे मोटे रूप से एक ये जो है इधर मेघालय में भी है शिलोंग का पठार, ठीक है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, शिलोंग का पठार। तो मोटे मोटे इन पठारों से जो है निर्मित वो दक्षिण का पठार अपन इसको कहते हैं। अब दक्षिण के पठार में सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। अब ये जो पर्वतमालाएं हैं, दक्षिण की पर्वतमालाएं, ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये हिमालय से प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने को ध्यान में है कि अरावली पर्वतमाला जो है ये सबसे प्राचीन पर्वतमालाएं हैं। और इन पर्वतमालाओं की सबसे बड़ी बात चीज ये है कि एक तो ये घिस गई है, ठीक है ना, ये पुरानी हो गई है और इसको
जो शब्द है इसके लिए वो है घर्षित। ये घर्षित और मोड़दार पर्वत है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखें अरावली अपने को सबको ध्यान में है कि ये जो है पालनपुर से लेके वहाँ दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान से क्रॉस होती है। अब आप देखें यदि विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये है आपकी विंध्याचल की पर्वतमाला, ये विंध्याचल, ठीक है। इस विंध्याचल की पर्वतमाला में आप देखोगे कि ये जो है आपकी ये पूरा जो भाग है आपका, ये विंध्याचल की पर्वतमाला है, ये ऊपर तक जाती है। नीचे जो है ये आपकी सतपुड़ा, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये देखो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो एक तरह से ब्लॉक पर्वत है, यानी इस तरह से एक तरफ नर्मदा और एक तरफ ताप्ती नदियाँ बहती है। और ताप्ती नदियाँ, ये अपने को ध्यान में है कि इन दोनों के बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये नर्मदा नदी है और नीचे की तरफ ये ताप्ती नदी है। तो ब्लॉक पर्वत है ये। इसमें आपको महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, और मैकाले की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है उसी का भाग है, ठीक है। और मेघालय की गारो खासी जो जयंती है वो अपन ने पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में पहले देख लिए है। अब दूसरी चीज जो अपने को देखनी है कि ये दो घाट है यहाँ, ये आपका घाट है पश्चिमी घाट और ये जो है आपका पूर्वी घाट। ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ है और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ है, ठीक है। यहाँ दो तीन चीज़ें जो है वो इस नक्शे के हिसाब से अपन देख लेते हैं, जो आपको देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। फिर उसके बाद अपन इसको समझ लेंगे, इसको लिख भी लेंगे अपन, ठीक है। ये आपको देखनी है, एक पर्वतमाला है, इसका नाम है अन्नामुदी, ठीक है। ये है अन्नामलाई, सबसे ऊंची जो है वो यही पर्वत चोटी है, उसका नाम है अनाईमुडी, ठीक है। ये 2695 मीटर, ये आपको याद रखना है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में या अन्नामलाई पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामुदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की पहाड़ियों की उसका नाम है डोडा बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये कुछ यहाँ पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आगे समझ में। अब अपन एक चित्र दूसरा ले लेते हैं, उससे ज़्यादा ठीक समझ में आ जाएगा। इसमें देखें अपन, इसमें दो तीन चीज़ें और भी देख लें आप। सबसे पहले पहाड़ियाँ देखें तो ये आपको ध्यान है कि ये जो आपका भाग है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका कर्नाटका और ये आपका जो है वो है केरल प्रदेश। तो देखो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला है ये, इसमें जो ऊंची चोटी है वो है अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी ये 2695 मीटर अपन ने देखी थी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ में जो है यहाँ है ये दोद्दा बेटा, ठीक है। अब ये कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी, वो देखो ये है नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में, पालकंडा ये भी आंध्र प्रदेश में, ये शेषचलम ये भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, ये है जावदी पहाड़ियाँ ये आपके तमिलनाडु में है, शेवराय पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। अब ऊपर से यदि अपन जो अपन ने पहले दर्रे देखे थे, यहाँ अगर अपन देखें तो आपका जो सबसे ऊपर दर्रा है वो है आपका थालघाट। अब थालघाट चूंकि ये है तो ये यहाँ जो एरिया है वो क्या है, मुंबई, ठीक है। ये जो आपका
मुंबई का एरिया है, तो थालघाट जो है वो मुंबई नागपुर के बीच में रास्ता उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ये आपका भोर घाट है, ये नीचे ये आपका भोर घाट है, ये पुणे, मुंबई पुणे, इसके बीच में रास्ता उपलब्ध करवाता है। ये जो है आपका, ये पालघाट है। ठीक है, और ये है सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट केरल में है और सेनकोट्टा दर्रा भी केरला में है। तो ये दो जो दर्रे हैं वो केरल में हैं, और पालघाट और भोरघाट ये दोनों जो आपके दर्रे हैं ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि पश्चिमी घाट जो है वो एक तरह से श्रृंखला के रूप में है, लेकिन पूर्वी घाट श्रृंखला के रूप में नहीं है। उसका कारण क्या है कि नदियों ने इस श्रृंखला को तोड़ दिया है। श्रृंखला को तोड़ दिया है, अपने को ध्यान में है। यहाँ काफ़ी सारी नदियाँ हैं। ठीक है, महानदी है, फिर आपकी कावेरी नदी है, फिर आपकी कृष्णा नदी है, वो सब जो है वो नदियों वाले पोर्शन में अपन देखेंगे तो तोड़ दिया है। दूसरी बात ये है कि पूर्वी घाट जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, और इसकी औसत ऊंचाई अपन ने कितनी देखी थी, 1200 मीटर। तो इसका मतलब पश्चिमी घाट जो है वो आपका ज़्यादा ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, और पूर्वी घाट जो है वो कम ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है प्रायद्वीपीय भारत को अपने मोटे मोटे रूप से समझ लिया है, और इसके जो नोट्स जो है यदि आप लोग कहेंगे तो अपन उसको अपने एक टेलीग्राम चैनल है उस पर अपन डाल देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट। इसको जो है अपन एक इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना तटवर्ती मैदान हो गए। ये आपका इधर वाला जो हिस्सा है इसको आप कह दें पश्चिमी तट, और ये वाला जो हिस्सा है इसको आप कह दें पूर्वी तट। ये है गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, और ये आपका उड़ीसा से लेके कन्याकुमारी तक। सबसे पहले अपने पश्चिमी तट को देख लेते हैं। तो यहाँ अपन एक सेंटर मारे, इसको कहें अपन गोवा। ठीक है, ये आपका हो गया मंगलोर। ठीक है, और ये है फिर आपका कन्याकुमारी हो गया। कलर चेंज कर लें अपन। अब ये जो ऊपर का तट है गोवा तक, ये गुजरात से लेके आपका गोवा तट, इसको अपन कहेंगे कोंकण तट। कोंकण तट। अब चेंज कर लेते हैं कलर वापस। ये गोवा से लेके मंगलोर तक का जो तट है इसको अपन कहेंगे कन्नड़ तट। और नीचे जो है पूरा केरला तक, इसको अपन कहेंगे मालाबार तट। उसी तरह यदि अपन यहाँ से देखें कि उड़ीसा से लेके और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश तक का जो महानदी तक का जो तट है, ये महानदी हो गया, इसको आप कहोगे उत्कल तट। उत्कल तट। और महानदी से लेके आपका कृष्णा नदी तक का जो तट है, कृष्णा तक, ये आपका कृष्णा, ठीक है,
इसको जो है आप कहोगे उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ये ध्यान में आ गया। और कृष्णा से लेके ये जो नीचे वाला एरिया है आपका, ये वाला कृष्णा से लेके, इसको आप कहेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ध्यान में आ गया, ये याद रह जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। कोरोमंडल तट में मुख्यतः कौन सा आ गया, ये तमिलनाडु आ गया, ठीक है। और ये इसमें जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश आ गया, और ये इसमें मुख्य रूप से उड़ीसा आ गया, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज अपन देखें, अब यदि औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 64 किलोमीटर। एक औसत चौड़ाई कितनी है, 64 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है औसत वो है आपकी 80 किलोमीटर। इसका मतलब जो आपका ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, एक चीज। दूसरी चीज कम कटा फटा है, कटा फटा है, जिसकी वजह से क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह कम है, बंदरगाह कम है। ये अधिक चौड़ा है तो ये कम चौड़ा है, एक चीज। दूसरा, यहां जो है आपके प्राकृतिक बंदरगाह वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ और कुछ यहाँ लेगून पाए जाते हैं, इनको पश्च जल भी कहते हैं, पश्च जल। और मालाबार क्षेत्र में जो है इनको कहते हैं कयाल। लेगून क्या होता है इसको समझें, जैसे ये एक सागर तट है, ठीक है, यहाँ जल भरा हुआ है, तो मिट्टी की धीरे 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 एक ऐसी आकृति बन जाती है, और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाती है तट से, ठीक है, सागर से अपर्दन के कारण, तो ये वाला जो हिस्सा है, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस सागर से अलग हो गया, इसको अपन कहते हैं पश्च जल, ठीक है। आगे समझ में। तो एक चीज जो और अपने को देखनी है, ये जो आपका चेन्नई का तट है, चेन्नई का तट, चेन्नई तट, अपन अक्सर बातें करते हैं ना कि समुद्र से औसत ऊंचाई, समुद्र से औसत ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, तो औसत समुद्री तल जो माना है वो आपके किसको माना है, चेन्नई तट को माना है, ठीक है ना, यानी 0 मीटर। चेन्नई तट क्या है, 0 मीटर। समुद्र तल से अपन ऊंचाई मापते हैं ना, तो चेन्नई तट को समुद्र तल से औसत ऊंचाई मापा जाता है। तो औसत ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, तो वो कौन से तट से मापी जाती है, वो चेन्नई तट से मानी जाती है, ठीक है। मोटा मोटा रूप से ये अपन ने देख लिया है, तो चारों भाग हो गए हैं। सॉरी, ठीक है। तो इस तरह ये भारत का भौतिक विभाजन जो है ये अपने समाप्त हो गया है। इसके बारे में हम अगले कुछ वीडियोज में है इसके एमसीक्यूज देख लेंगे, ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चन जो है अगले 2 वीडियो में, अगले 2 वीडियोज में
ये अपन इन जो टॉपिक अपन ने पढ़ा, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था भारत का भौतिक परिचय, भारत का भौतिक परिचय, और दूसरा जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। इन दोनों के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अपन आगे 2 वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।